So we have cleared the two main stages, foundation या entrance जो भी आपने दिया, all of you might be from foundation only, executive clear किया, and अभी एक last journey है अपना professional, जो कि मतलब comparatively if I personally say एग्जीक्यूटिव इज द मोर टफेस्ट लेवल फॉर सीएस. एक बार वो क्लियर हो गया ना, मतलब हम प्रोफेशनल तो कैसे भी क्लियर कर ही लेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब ये अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही सीएस छोड़ देते हैं. नाउ अब देखो, सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि प्रोफेशनल के लिए कट ऑफ डेट्स क्या है, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एंड इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये सब चीज क्या है. तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू अपियर फॉर ऑल द 3 मॉड्यूल्स इन दिसंबर 2021, 31 मई से पहले वी हैव टू रजिस्टर एट इंस्टीट्यूट. रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली फीस 12,000 रहता है इंस्टीट्यूट का, एंड 1,000 रुपीज इज टुवर्ड्स प्री एलिजिबिलिटी फीस. सो टोटल 13,000 का कुछ ऐसा पेमेंट होगा इंस्टीट्यूट को. ये चाहे आप एक ग्रुप के लेकर आओ, तीनों ग्रुप के लेकर आओ, रजिस्ट्रेशन फीस इज टू बी पेड सेम. 13,000 इज द फीस टू बी पेड फॉर रजिस्ट्रेशन. बट अगर 31 मई का डेट निकल गया, देन दिसंबर में वी कैन अपेयर ओनली फॉर 1 मॉड्यूल, हम सारे पेपर्स नहीं दे सकते हैं. देन जून के लिए कट ऑफ डेट्स बेसिकली हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, बट स्टिल जून के लिए 30 नवंबर है, और एक ग्रुप के लिए अगर देना है तो 31 जनवरी इज द लास्ट डेट. तो ये बेसिकली कट ऑफ डेट्स है. बट इन कट ऑफ डेट्स को छोड़ के भी हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट में एग्जाम फॉर्म भरना है, हमें प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पे फोकस करना है. तो ये सारा क्या रहेगा प्रोसीजर हमारे लिए, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है 31 मई से पहले. इफ वी वांट टू अपीयर इन दिसंबर एग्जामिनेशन, सो पहले हमें एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा. तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट अबाउट. देखो नॉर्मली ऐसा होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब देखो सीएस ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में ज्वाइन करते टाइम पता ही नहीं होता है कि इतना बड़ा इतना वास्ट पोर्शन है, एंड देन टूवर्ड्स एंड जाते जाते स्टूडेंट एग्जाम में जाते हैं एंड क्लियर नहीं हो पाते. तो ऑल दीज इंस्टीट्यूट सीए सीएस मतलब एक रिजल्ट जैसे देखते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे 5% आता है, 4% आता है. तो नॉर्मली दूसरे लोग जो ज्वाइन करते हैं डर जाते हैं ना पहले से कि अरे इतना कम रिजल्ट आता है तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो इन ऑर्डर टू हैव दैट सिंसियरनेस अबाउट द एग्जामिनेशंस, इंस्टीट्यूट पहले I'll talk about like आज से 12-15 साल पहले जिस टाइम पे we used to give examination, हमें बुक के पीछे कुछ ऐसे पेपर्स आते थे, एंड वो पेपर सॉल्व करके इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ता था, एंड वो लोग चेक करके भेजते थे, एंड इफ वी क्लियर मतलब लाइक 40 से ऊपर स्कोर कर पाते थे, देन ओनली वी यूज्ड टू मतलब लाइक हम एग्जाम फॉर्म भर सकते थे और अपीयर कर सकते थे एग्जामिनेशन में. ऐसा सिस्टम 2008 से पहले 2010 से पहले फॉलो होता था, उसको कोचिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऐसा टाइप का कंसेप्ट बोलते थे. विदाउट दैट हम एग्जामिनेशन नहीं दे सकते थे. ड्यूरिंग दोस टाइम मतलब इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आता था ऑलमोस्ट लाइक 21%, 22% इतने स्टूडेंट्स क्लियर होते थे. रिजल्ट कंपैरिजन हाई होता था, बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट ने अगर पहले से पेपर सॉल्व किए हैं तो वो सिंसियरनेस आ जाता है और वो पहले से पढ़ने लग जाता है. बट समहाउ 2008 2009 के बाद से इंस्टीट्यूट ने वो कोचिंग कंप्लीशन को सेट असाइड कर दिया, एंड व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस 10 years, रिजल्ट ड्रेस्टिकली कम हो गया, 10% से भी नीचे रिजल्ट आने लग गया. तो क्यों हो गया? क्योंकि स्टूडेंट को एंड तक पता ही नहीं लगता है कि हमारा इतना बड़ा पोर्शन है और लास्ट टाइम पे मैनेज नहीं होता है, स्टूडेंट पेपर देने नहीं जाता. सो सिंपली कोचिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता था वो पहले रिटन एग्जामिनेशन के लिए हम भेजते थे, जस्ट टू इनकलकेट दैट सिंसियरनेस इन यू फॉर द एग्जामिनेशन. इंस्टीट्यूट पहले तुमको बोलता है कि भाई ऑनलाइन आओ, हर सब्जेक्ट के वी विल आस्क यू 50 क्वेश्चंस. 50 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स. नेगेटिव मार्किंग के साथ में है ये, एक रॉन्ग करोगे तो 0.5 मार्क्स तुम्हारा कट हो जाएगा. सो बेसिकली 50 क्वेश्चंस दे विल आस्क यू इन एवरी सब्जेक्ट. इफ यू आंसर 20 क्वेश्चंस करेक्टली, दैट इज यू स्कोर 40. नेगेटिव मार्किंग में कम भी हो सकता है. सो देयरफॉर क्या ध्यान रखना है, हमें 40 स्कोर करना है. यहाँ पे एग्रीगेट 50 वाला कंसेप्ट नहीं है, इट्स सिंपली स्कोरिंग 40 इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. अगर हमने वो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया, देन वी कैन फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म. अगर हम क्लियर नहीं कर पाए, 24 आवर्स बाद में वापस से एग्जामिनेशन दो. मतलब एक ही सब्जेक्ट में 2 टेस्ट अगर देना है तो उसमें 24 आवर्स का गैप जरूरी है. हमें टोटल मिला के जैसे एक मॉड्यूल में 3 पेपर्स है तो तीनों क्लियर करेंगे, देन ओनली हम उस मॉड्यूल का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं. कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टेड अटेम्प्ट नहीं है. बेसिकली क्यूमुलेटिव वे में दे गिव यू 99 अटेम्प्ट्स, यानी तुम अगर फेल भी हो रहे हो 2 बार 3 बार उस पेपर में,
कोई डरने की ऐसी बात नहीं है, बट यू हैव टू स्कोर अबाउ 40 टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। और ये काम इंस्टीट्यूट कब करा रहा है? दिसंबर में एग्जाम है, सितंबर में एग्जाम फॉर्म भरना है, तो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले यू हैव टू क्लियर योर प्री एलिजिबिलिटी। दैट इज बेसिकली इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर हमें एग्जाम देना स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ जब तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उन क्वेश्चन में तुमको देख के लगेगा अरे मेरा प्रिपरेशन नहीं है, या कहाँ से ढूंढ के तुम आंसर्स कर रहे हो, तो वो एक सिंसियरनेस डेवलप हो जाता है, नहीं भाई बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे। Now you are clearing that examination and filling up the examination form. You still have sufficient time, अक्टूबर नवंबर पूरा टाइम रहेगा कि हम सिंसियरली एफर्ट डाल पाए टुवर्ड्स क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। सो इन शॉर्ट बेसिकली जो पहले कोचिंग कंप्लीशन का कंसेप्ट था वो इन्होंने वापस से इंट्रोड्यूस किया है बाय वे ऑफ प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट which we have to give clear before filling the examination form. For December, the last date for filling examination form is 25th of September. So उससे पहले तक हमें क्लियर करना है। हम लेट फीस के साथ में 9 अक्टूबर तक भी भर सकते हैं, बट दैट्स नॉट लाइक हम इतने भी लेजी नहीं है कि ये सब डेट्स का ध्यान नहीं रखें। एंड फाइनली 20 दिसंबर से अपने एग्जामिनेशन पैटर्न एग्जाम्स चालू होंगे। नाउ व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन इज एग्जाम पैटर्न में भी सब्सटेंशियली इन्होंने चेंज किया है। लाइक अर्लियर हम जैसे कोई ग्रुप का एग्जामिनेशन देते थे तो कंटिन्यूसली पेपर होते थे, एंड कोई एक पेपर खराब हो गया, स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहा, तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए अपने पेपर पैटर्न को ही चेंज कर दिया। एक दिन फर्स्ट ग्रुप का पेपर होगा, फिर एक दिन सेकंड ग्रुप का होगा, फिर थर्ड ग्रुप का होगा, फिर वापस से फर्स्ट ग्रुप का पेपर होगा। सो द पेपर पैटर्न हैज चेंज, जो कि यू ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन दिए उस हिसाब से ओल्ड पोर्शन में ऐसा कंसेप्ट नहीं था, बट न्यू में इन्होंने ऐसा चेंज कर दिया। पहले फर्स्ट पेपर, फिर फिफ्थ, फिर उसके बाद फोर्थ पेपर, देन उसके बाद सेवेंथ पेपर, फिर सेकंड पेपर होगा, फिर फिफ्थ होगा, फिर एट्थ होगा। तो इस टाइप से इन्होंने चेंज किया है पेपर पैटर्न के अंदर, राइट। सो 20 दिसंबर अपना एग्जाम डेट होगा। दैट्स बेसिकली हमें कट ऑफ डेट के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। नाउ अब पॉइंट आता है कि हम सब ने ऐसा देखा था कि लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने सब्सटेंशियल अपने पोर्शन में ऐसे चेंज किया था, तो सबको ऐसा लग रहा था कि अभी एग्जीक्यूटिव के बाद 2 साल का ट्रेनिंग करना जरूरी है, तभी हम प्रोफेशनल अपीयर कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट ने ऐसा रिजिड प्रोविजंस अभी तक कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट सिंपली ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को और मतलब लाइक इम्प्रेसिव बनाने के लिए कि स्टूडेंट्स में बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज वो लोग इंट्रोड्यूस कर पाए, तो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को मतलब लाइक पीरियड को इंक्रीज किया है एंड ट्रेनिंग को 3 डिफरेंट ट्रेनिंग्स में डिवाइड किया है। So the very first training what we have to undertake is executive development program. ये ट्रेनिंग जब एक स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता है उसके बाद में करना है। 30 डेज का ये पूरा ट्रेनिंग होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक 15 डेज का जो कि क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, यू हैव टू अटेंड एट सम ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड देन 15 डेज इज EEDP, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब तुम घर पे बैठे देख सकते हो, जिसमें तुमको कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे, उस प्रोजेक्ट के ऊपर तुमको अपना कुछ रिपोर्ट बना के तुमको सबमिट करना है, एंड वंस योर रिपोर्ट इज एडमिटेड, मतलब वो क्लियर हो गया, देन तुमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि तुम्हारा EEDP कंप्लीट हो गया। सो ये EEDP 15 डेज का हम कभी भी कर सकते हैं, इस पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिंपली तुमको लॉगिन मिलेगा, तुम रात को देखो, सुबह देखो, अर्ली मॉर्निंग, कभी भी कर सकते हैं। बट जो 15 डेज का है वो क्लासरूम EDP, मतलब इंस्टीट्यूट के कोई ब्रांच में जाके करना है, दैट इज मैंडेटरी। जब तक ये ट्रेनिंग हमारा नहीं हुआ तब तक हम हमारा 21 मंथ्स का आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। बिफोर Yes. I have a question. मैंने old syllabus में complete किया हुआ अपना executive. I'm coming to that. अब नाउ ये जो 30 डेज का पूरा ट्रेनिंग है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 15 डेज इज क्लासरूम एंड 15 डेज इज EEDP. नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओल्ड पोर्शन के अंदर एक 15 डेज का EDP प्रोग्राम अटेंड करा हुआ है, तो जो क्लासरूम EDP है वो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट EEDP उनको भी करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। सो आई हैव क्लियरली मेंशन्ड हियर कि 15 डेज जो क्लासरूम EDP है, जो सेंटर पे जाके करना है इंस्टीट्यूट के, दैट कैन बी एग्जेम्प्टेड अगर आपने ओल्ड पोर्शन में कोई EDP ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है तो। बट 15 डेज जो EEDP है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, दैट इज टू बी अटेंडेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। एंड इसके लिए पूरा लिंक गिवन है, मैंने तुमको लिंक नीचे मेंशन किया है, दैट इज stimulate.icc.edu। यहाँ पे जाके यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, दे विल प्रोवाइड यू विद द लिंक, एंड मोस्टली इट इज लाइक इंटीग्रेटेड विद योर ई-लर्निंग पोर्टल आल्सो, जहाँ से तुम कभी भी बैठ के वो जो भी वीडियोस उन्होंने अपलोड करे हुए हैं वो देखोगे। बेस्ड ऑन दैट तुमको कुछ असाइनमेंट मिलेगा एंड यू हैव टू सबमिट दोज असाइनमेंट, एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारा वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर फिनिश होगा।
नाउ ईडीपी हमें कब करना है, क्या हमें अभी करना जरूरी है या हम बाद में भी कर सकते हैं? सीएस इंस्टीट्यूट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उन्होंने अपने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं रखा है कि इतने पीरियड में ही फिनिश होना जरूरी है. यू कैन डू योर ईडीपी ट्रेनिंग इवन आफ्टर क्लियरिंग योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. सिंपल सा रूल ये है, 21 मंथ्स का ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक हमने ईडीपी नहीं किया, बट दे आर नोवेयर स्टॉपिंग यू फ्रॉम गिविंग द प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस बिफोर दैट. सो जनरली कुछ स्टूडेंट्स जैसे फाइनेंशियली मतलब यूं सोचते हैं कि नहीं हम पहले से अर्न करने लग जाएं या ऐसा कुछ करें, इसके लिए हम ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें या प्रैक्टिकली हम सीखेंगे तो प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन हम अच्छे से दे पाएंगे. इन सब क्वेश्चंस को मैं थोड़ी देर बाद में आंसर करूंगा कि हमारे लिए क्या मोस्ट सुटेबल है, हमें ट्रेनिंग कब अटेंड करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईडीपी स्ट्रक्चर इज फॉर 30 days, 15 days क्लासरूम, 15 days EEDP. And if you have done any EDP in the old portion, your 15 days classroom structure training will be exempted for you, but EEDP 15 days का करना पड़ेगा. Now, अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है 21 मंथ्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो हमें करना है. दैट कैन बी डन अंडर सम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी PCS के अंडर में हो सकता है या फिर हम कोई कंपनी में जॉब कर सकते हैं. नाउ कंपनी के लिए उनका एक सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरिया है कि कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर होना चाहिए. दैट कैन बी सीन आफ्टरवर्ड्स, जो भी रहता है, बट कंपनी के अंदर ट्रेनिंग करें. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट आता है, सर हम प्रैक्टिसिंग के पास में जाएं या हम कंपनी में करें, हमें किधर करना चाहिए, क्या हम पहले यहाँ कर ले बाद में ऐसा कर ले, ऐसा कुछ चेंज करें? तो इन सब चीज पे सिंपल से पॉइंट्स है. देखो, अगर तुम्हारा आगे जाके ड्रीम है कि तुमको प्रैक्टिस करना है, यू शुड ऑलवेज अंडरगो ट्रेनिंग अंडर अ प्रैक्टिसिंग CS, क्योंकि वहां पे तुमको वैरायटी ऑफ वर्क सीखने को मिलेगा. बट तुम्हारा आगे जाके ड्रीम ये है कि तुमको कॉर्पोरेट जॉब करना है, मतलब सैलरी के हिसाब से तुमको अच्छा एक डिसेंट सैलरी मिले 50-60,000 पर मंथ का, और इवन मोर देन दैट, एक डिसेंट जॉब में मिला है और मेरे को कॉर्पोरेट फील्ड में रहना है, मेरे को प्रैक्टिस में नहीं जाना, देन आर्टिकलशिप अंडर कंपनी इज अ गुड ऑप्शन. जनरली कोई भी कंपनी जिसका मतलब लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ या उसके ऊपर है, वैसी लिस्टेड कंपनी में अगर तुम ट्रेनिंग लेते हो तो इट इज एज गुड एज कि तुम कोई प्रैक्टिसिंग CS के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हो, क्योंकि वहां पे इतने कॉम्प्लायंसेस तुमको देखने मिलेंगे सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के, कि ऑल टुगेदर हमें वो सब वर्क करने में एक एक्सपर्टाइजेशन हो जाता है. सो अगर कंपनी के अंदर कर रहे हो, ट्राई टू सेलेक्ट अ कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ऊपर हो, 500 करोड़ के ऊपर हो, क्योंकि बड़ी कंपनी होगी तो कॉम्प्लायंसेस डेफिनेटली ज्यादा होंगे. एंड देन प्रैक्टिसिंग CS, अगेन इट्स लाइक पहले से हमें पता नहीं रहेगा ज्वाइन करने से पहले कौन सी CS फॉर्म अच्छी है, उनके पास कितने क्लाइंट्स है, क्या है. सो यू हैव टू डू अ बिट ऑफ होमवर्क कि तुमको अच्छा ट्रेनिंग मिल पाए. इट्स नॉट अबाउट ज्वाइनिंग एंड मैंडेटरी फिनिश करना, आगे जाके हमें काम करना है. सो बेसिकली हमें काम आना चाहिए. सो द पर्सन शुड बी समवन जो तुमको सिखाए, ईगर होना चाहिए, तुमको नई नई चीज सिखाए. तो सच टाइप ऑफ बॉस यू हैव टू सेलेक्ट. नॉर्मली सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें जाके इंटरव्यू देना है, स्टूडेंट डरते हैं, बट मैं हर स्टूडेंट को पहले से यही सजेस्ट करता हूँ, डरो मत. इनफैक्ट बी बोल्ड इनफ टू आस्क द अदर पर्सन कि आपके पास कौन कौन सी कंपनीज के ऑडिट है, कितने लिस्टेड कंपनी के ऑडिट है, बिकॉज आगे का तुम्हारा पूरा करियर उसके ऊपर डिपेंडेंट है. जितना ज्यादा तुमको सीखने को मिलेगा उतना आगे जाके वैल्यू है. सो ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रहता है. इस एंटायर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर 52 लीव्स यू कैन टेक ऑफिशियली. 52 लीव्स आर अलाउड इन पीरियड ऑफ 21 months, but that is totally dependent on आपका एम्प्लॉयर में भी आपको ज्यादा दे सकता है, कम दे सकता है, कुछ भी है. बट एज पर इंस्टीट्यूट ऑफिशियली हम 52 डेज का लीव ले सकते हैं. जैसे कि हो सकता है कि तुमने प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग साथ साथ में किया, तो प्रोफेशनल में प्रिपेयर करने के लिए तुमको टाइम पीरियड चाहिए. सो इट इज एज गुड एज 2 months का तुमको एक लीव मिल रहा है कि पहले से तुम प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन, जनरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट अलोंग. देन ये जो ट्रेनिंग हम जब भी ज्वाइन करेंगे, बेसिकली 100 डेज के अंदर अंदर हमें इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना जरूरी है, फॉर्म सबमिट करना जरूरी होता है. इफ वी फेल टू सबमिट इन 100 डेज तो हमारा वो ट्रेनिंग काउंट नहीं होगा. यानी इन शॉर्ट से इफ आई एम ज्वाइनिंग ऑन 15th जनवरी, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट, 100 डेज के अंदर अंदर मुझे इंस्टीट्यूट में फॉर्म फिल करना जरूरी है. क्या स्टार्टेड माई ट्रेनिंग अंडर सो पर्सन, यहाँ पे है, उनका दोनों का साइन लेके जो एक फॉर्म रहता है इंस्टीट्यूट का, ये हमें फिल करना जरूरी होता है. देन कभी कभी यूं लगता है कि मैं एक जगह ट्रेनिंग करूं, शायद हो सकता है वो अच्छा काम नहीं सिखा रहा, मुझे चेंज करना है, मुझे दूसरी जगह जाना है. सो एज फार एज 21 मंथ्स का ट्रेनिंग, इट्स अ लॉन्ग पीरियड. इंस्टीट्यूट आपको 2 ट्रांसफर्स अलाउड करता है, यानी मैक्सिमम 2 ट्रांसफर्स आप 2 लोगों के अंडर में ट्रेनिंग ले सकते हो. उससे ज्यादा अगर होगा तो इंस्टीट्यूट का हमें स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा, जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा. जैसे हो सकता है कोई सिटी चेंज हो रहा है, कहीं चेंज, हम दूसरी सिटी में जाके किसी और के अंडर में कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं आना, तो केस टू केस बेसिस पे इंस्टीट्यूट ऐसा परमिशन दे सकता है. बट मैक्सिमम 2 चेंज कैन बी डन
मतलब नॉर्मली विदाउट इंस्टीट्यूट परमिशन तुम 2 बार, मतलब एक बार किसी के ज्वाइन किया, एक बार और कहीं और चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम 2 ट्रांसफर्स कैन बी डन, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ वंस वी कंप्लीट विद दिस 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके बाद में अब एक और नेक्स्ट ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम CLDP ट्रेनिंग बोलते हैं, दिस इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इनकलकेट इन यू लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये जनरली इंस्टीट्यूट is coming out with a new structure जहां पे रेजिडेंशियल टाइप का कोर्स होगा। यू हैव टू गो, यू हैव टू स्टे विद, मतलब लाइक दूसरे लोगों के साथ में, कलीग्स के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे नेटवर्किंग बनता है, कैसे हम आगे अपने मतलब प्रोफेशन को ग्रो कर सकते हैं, ये सब चीज इनकलकेट करने के लिए है, जो कि इसका टाइम पीरियड वेरी करता है 30 डेज से 60 डेज के बीच में, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, केसेस, इंस्टीट्यूट ऐसा डिसाइड करेगा, बट मिनिमम 30 डेज का ट्रेनिंग होगा, मैक्सिमम 60 डेज का ट्रेनिंग होगा, जिसको हम CLDP ट्रेनिंग बोलते हैं। दिस CLDP ट्रेनिंग कैन बी डन ओनली आफ्टर प्रोफेशनल एंड व्हेन योर ट्रेनिंग हैज बीन कंप्लीटेड। सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे कोर्स का सबसे लास्ट स्टेप है। इसके बाद में यू विल गेट योर मेंबरशिप डिग्री, दैट इज ACS एसोसिएट का डिग्री जो हमें मिलता है वो इस ट्रेनिंग के बाद में मिलेगा। इससे पहले तक मे बी यू हैव कंप्लीटेड योर CS प्रोफेशनल, बट तुम्हारे पास में साइनिंग अथॉरिटी नहीं होगा। वंस यू कंप्लीट योर CLDP एंड फुलफिल द अदर फॉर्मेलिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो भी मेंबरशिप फीस और पे करना है, उसके बाद में हमें एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री मिलता है। सो खाली प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हमारे सामने नहीं है, वी हैव दीज 3 थिंग्स to be done before we get our CS degree। बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पढ़ाई रिलेटेड जो पार्ट है वो खाली प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। ऑल दीज मतलब ये जितनी भी तीनों ट्रेनिंग है, ये तुम सब में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए है, कैसे ROC में काम होता है, कैसे मतलब GST और के लिए फाइलिंग होगा, कैसे SEBI के सामने कॉम्प्लायंसेस है, स्टॉक एक्सचेंज के सामने कैसे होगा, जो भी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हमें अंडरगो करनी है। नाउ I'll pause for a moment। किसी को भी ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो माइक ऑन करके मेरे से पूछ सकता है। सर एक डाउट है। हाँ, ये जो EDP है वो अभी जरूरी नहीं है ना कि एग्जीक्यूटिव के बाद ही हमें करना है, वी कैन डू इट इवन आफ्टर फाइनल ना? Yes, as of now it is not mandatory, but very soon in the near future इंस्टीट्यूट शायद ऐसा करेगा कि 21 मंथ्स का ट्रेनिंग पहले होगा जैसे कि CA में होता है, एंड देन वी कैन अपियर फॉर प्रोफेशनल। बट एज ऑफ नाउ हमारे ऊपर कुछ भी ऐसा कंपल्शन नहीं है, वी कैन मतलब लाइक प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन देने के बाद में हम ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सब स्टूडेंट्स को सजेस्ट ही करता हूँ कि व्हेन यू गिव योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, रिजल्ट आता है 2 महीने बाद में, उस पीरियड के अंदर कैसे भी अपना ट्रेनिंग फिनिश कर लो। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया, वी हैव कंप्लीटेड दिस ट्रेनिंग एंड विल स्टार्ट विद आवर आर्टिकलशिप, और अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आया तो भी मेरा वो टाइम यूटिलाइज हो गया जो 2 महीने का, और मेरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। एज ऑफ नाउ अगर अभी हम 1 मंथ का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, सो ट्रेनिंग के लिए मतलब कहाँ पे जाए, क्या करें, एंड इन द करंट सिनेरियो कि मतलब लाइक फिजिकल ट्रेनिंग कंडक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो ऑलरेडी जो लोग प्रोफेशनल क्लियर हो गए, दे आर इन डायर नीड ऑफ दिस ट्रेनिंग, क्योंकि इसके बिना उनका आर्टिकलशिप चालू नहीं होगा। हमारे लिए अभी तक इतना डायर नीड नहीं है, सो यू शुड बेसिकली अवॉइड दैट। करना है तो EDP पहले से फिनिश करके रख लो, 15 डेज सेव हो जाएंगे। 15 डेज का क्लासरूम तुम बाद में भी कर सकते हो, इवन आफ्टर योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। मैंने एक्चुअली ओल्ड सिलेबस में नहीं करा हुआ था EDP 15 डेज वाला, तो नाउ वो कंपल्शन हो गया ना कि मुझे 30 डेज करना ही होगा पूरा साथ में? यस। ओके ओके। नहीं तो भी वो उतना ही है ना, ओल्ड में भी 15 किया होता तो अभी भी 15 करना ही था, तो 30 डेज ट्रेनिंग बाय डिफॉल्ट है ही फॉर EDP। ओके ओके, गॉट इट। ओके, सो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्लियर टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि ट्रेनिंग हम पहले करें प्रोफेशनल से और वी शुड डू इट आफ्टर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ये सबके मन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा डाउट टाइप में है, क्योंकि जब हम हमारे CA फ्रेंड्स को देखते हैं तो वो लोग पहले करते हैं, बाद में एग्जाम देते हैं, एंड बहुत सारे लोगों को हम ऐसा देखते हैं कि ट्रेनिंग करते हैं, वो बोलते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आ जाएगा, हम चीजें सीखेंगे प्रैक्टिकली, एंड देन हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दें, तो वेदर इट इज एडवांटेजियस और नॉट। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए मैंने सिंपली लिस्ट डाउन किए हैं तुम्हारे लिए सर्टेन पॉइंट्स कि क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है। मोर ऑफ तुमको डिसएडवांटेज ही दिखेगा इफ यू ज्वाइन बिफोर योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, जब हम मार्केट में जॉब लेने जाएंगे, सिंस यू आर ओनली एग्जीक्यूटिव पास और एक सामने कैंडिडेट है प्रोफेशनल पास,
तुमको स्टाइपेंड उतना नहीं मिलेगा. इट विल बी हार्डली लाइक 4-5,000 तुमको कोई पे कर रहा है, और वो भी ऐसा शो करेगा जैसे तुम पे कोई एहसान कर दिया है, उस टाइप का तुमको फीलिंग आएगा. नाउ अगर प्रोफेशनल क्लियर करके हम जाते हैं तो जनरली एवरेज 10 से 15,000 के बीच में स्टाइपेंड रहता है फॉर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड प्रोफेशनल लेवल. एंड इट्स वेरी मच ऑब्वियस दैट कि इंटरव्यू में हम जा रहे हैं तो कोई भी सिलेक्शन किसका करेगा, जनरली दे विल प्रेफर दोस कैंडिडेट्स जो कि प्रोफेशनल पास आउट है. तो स्टाइपेंड कंपैरेटिवली कम है अगर हम पहले करेंगे तो. देन अब तुम एग्जीक्यूटिव के बाद जा रहे हो तो बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें, फॉर्म नंबर्स, ये सब तुमको याद ही नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में हम इतना सेक्शन नंबर पे, फॉर्म नंबर पे इतना फोकस नहीं करते थे, विच इज अ मेन कोर एरिया ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. तो जनरली क्या होता है, जैसे क्लैरिकल वर्क वाला टाइप नहीं हो जाता कि फॉर्म फाइल करना है, चलो एमजीटी 14 फाइल करो, DIR 12 फाइल करो, ये फॉर्म फाइल करो. उस फॉर्म फाइलिंग के अंदर ही हमसे क्लैरिकल काम कराते हैं. बट ये अगर मैं प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद में करूंगा तो डेफिनेटली मुझे एक एडवांस टेक्निकल एंड स्किलफुल वर्क करने को मिलेगा. कोई कंपनी का IPO आ रहा है, बायबैक आ रहा है, उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए वहां पे क्या फॉर्मेलिटीज होती है, क्या ड्यू डिलिजेंस करना है, मर्चेंट बैंकर के साथ काम करने का, ये सारी अपॉर्चुनिटी जनरली प्रोफेशनल क्लियर्ड स्टूडेंट्स को मिलती है. एग्जीक्यूटिव क्लियर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है. देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक नॉर्मली हर कोई बड़ा पर्सन, तुम्हें भी लाइफ में ऐसा बोलता होगा, एक बार पर्सन कमाने लग जाता है ना तो फिर पढ़ाई नहीं होती है. रीजन बीइंग हमारे मतलब लाइक अर्निंग सोर्स आ गया, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है दूसरी जगह, तो जो पढ़ाई का फ्लो है दैट ब्रेक्स. सो कीपिंग अ गैप ऑफ 21 मंथ्स, अभी तो तुम्हारा पढ़ाई का फ्लो चल रहा है तो तुम फ्लो में पढ़ाई कर लोगे, बट एक बार इसमें अगर 20-21 मंथ्स का गैप आ गया तो उसके बाद में वापस से पढ़ पाना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सिंपल सा है, पर्सन जो तुम्हारे सामने 27-28 ईयर्स का हो गया, 30 ईयर्स का हो गया, उनको बैठ के बोलो पढ़े, वो पेशेंस नहीं बचता है कि हम बैठ के 4 पेज भी एक तरीके से पढ़ पाए. बट एज ए स्टूडेंट तुम्हारा ये फ्लो मेंटेन रहेगा. सो जस्ट गिव इट अ थॉट कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे भी 1 साल और पढ़ाई करनी है, पीछे लग के पढ़ाई फिनिश कर लो, एंड देन उसके बाद में विल फोकस ऑन द ट्रेनिंग पार्ट. बट अगर पहले से ट्रेनिंग चालू हुआ, गैप दे दिया, तो फिर से उस चीज को कोप अप कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है जनरली स्टूडेंट्स के लिए. देन मोस्ट ऑफ यू अगर जैसे फाउंडेशन से आए हुए हो तो तुम्हारे TY BCom रहेगा, या एग्जीक्यूटिव अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं है तो माइट भी तुम्हारा TY क्लियर हो गया, बट दो स्टूडेंट साथ साथ में LLB के लिए जाते हैं. तो अब अगेन प्रॉब्लम आता है कि हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मतलब 11 to 7 कहीं पे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, साथ में LLB या BCom के कॉलेजेस का रूटीन भी अटेंड करेंगे, उनके एग्जाम्स भी देंगे. ये सारा बहुत एकदम ऐसा क्लैशिंग होने लग जाता है. हम अल्टीमेटली इतनी सारी नाव में सवार हो गए ना कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे हम फोकस ही नहीं कर पाते. सो ये चीज अगर मैं मेरे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को बाद में रखूं तो मेरे सामने 2 ही टारगेट है, आई हैव टू फोकस ऑन माय BCom एंड CS और आई हैव टू फोकस ऑन माय LLB एंड CS. कंपैरेटिवली कम है, वो ट्रेनिंग का जो रूटीन है 5-6 घंटा जाने का, ट्रेवलिंग टाइम, वो सारा हमारा सेव हो जाता है. देन उसके बाद में मोर इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने बताया 11 to 7 टाइमिंग, 11 to 6 भी टाइमिंग हुआ, एंड तुम्हें आर्टिकलशिप मिल रहा है समझो कहीं पे that is distant far from your place, तुमको ट्रेवलिंग में 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, यानी तुम 1 घंटा घर से पहले निकलोगे, वहां से छूटने के 1 घंटा बाद घर में आओगे. सो इट्स बेसिकली 9 to 7, 9 to 8 तक का टाइमिंग तुम्हारा ट्रेवलिंग प्लस ट्रेनिंग में चला जाता है. इस पूरे प्रोसेस में तुम क्लासरूम कोचिंग कहीं पे भी ले रहे हो CS का तो उसको प्रॉपरली अटेंड ही नहीं कर पाओगे. बहुत सारे लेक्चर्स तुम्हारे मिस होने लग जाएंगे बिकॉज योर ट्रेनिंग टाइमिंग विल डेफिनेटली क्लैश विद द क्लास टाइमिंग्स. क्योंकि अगर क्लास का टाइमिंग 6 to 9 भी है तो तुम्हारा डॉट 6 बजे पहुंच पाना बहुत डिफिकल्ट होगा. तुम 6 बजे तो ऑफिस से छूटोगे, ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड करके 7-7:30 क्लास में पहुंचोगे, एंड 1-1.5 घंटा पढ़ के हम ये कोर्स इतना बड़ा मैनेज नहीं कर सकते. खाली एक एडवांटेज है कि बिफोर अपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हमारे पास में कोई टाइप का प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा. हमें पता होता है कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए जाता है, क्योंकि हमने वैसे फाइलिंग्स करे हुए हैं. तो थोड़ा जब प्रोफेशनल पढ़ते हैं तो हमें इजी लगता है, अरे ये तो मैंने रियल लाइफ में करा हुआ है, मैंने तो DIR 12 भरा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है. जैसे कि अभी हम हमारे पेपर्स देखेंगे, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, सेक्टरल ऑडिट, कौन से फॉर्म्स भरे जाते हैं. तो सिंस तुमने प्रैक्टिकली वहां पे 15-20 महीने काम करा हुआ है तो तुम्हें कुछ चीजें ऑलरेडी माइंड में सेट होगी जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो प्रोफेशनल थोड़ा इजी लगने लग जाता है. एक थोड़ा सा लिटिल बिट एडवांटेज है, बाकी सारे डिसएडवांटेज ही है फॉर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप बिफोर योर प्रोफेशनल कोर्स. सो दैट वाज माय व्यू. मैं ऐसा कंपल्शन कहीं पे भी नहीं डाल रहा, इट इज अप टू यू तुमको कैसे क्या ज्वाइन करना है. बट इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी.
कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रेनिंग, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? नो सर। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। अब प्रोफेशनल में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, हाउ पेपर मतलब कैसे सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इट्स नाउ 9 पेपर्स डिवाइडेड इनटू 3 पेपर्स इन ईच मॉड्यूल। सो पेपर नंबर 1, 2, 3 मैंने नेम लिख के तुमको बताए हुए हैं। सो फर्स्ट पेपर इज मोर ऑफ लाइक, जैसे हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कमिटी रिलेटेड पार्ट और पढ़ते थे, एंड थोड़ा वो सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट और रिलेटेड CSR रिलेटेड पार्ट पढ़ते थे, तो ये पूरा पेपर उस पर फोकस है। एंड जहाँ पे इस 100 मार्क को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। गवर्नेंस 50 मार्क्स का है, देन रिस्क मैनेजमेंट है, कॉम्प्लायंसेस है, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी है, ये 10 मार्क्स का है। सेकंड पेपर एडवांस टैक्स लॉ है, जिसमें DT हमारे लिए 30 मार्क्स का है, IDT 70 मार्क्स का है। देन थर्ड पेपर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस है, ये 3 हमारे 1 मॉड्यूल में हो गए। देन सेकंड मॉड्यूल पेपर नंबर 4 इज सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। जनरली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो ओल्ड पोर्शन एग्जीक्यूटिव से है, वहां पे तुम लोगों ने ऑडिट का पार्ट पढ़ा हुआ है अकाउंट्स के साथ में। यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 5-6 चैप्टर्स जो है वो ऑडिट पे बेस्ड है, तो समथिंग दैट विल बी रिपीटेड फॉर यू, वो ऑडिट एग्जीक्यूटिव लेवल से हटके प्रोफेशनल में यहाँ पे आ गया। एंड दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पेपर, रियल लाइफ में हम यही काम करने वाले हैं सेक्रेटरियल ऑडिट ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड, तो उस चीज में बहुत सपोर्ट करता है। The toughest paper for your exam is paper number 5, that is corporate restructuring and insolvency. यहाँ पे सबसे कम स्कोरिंग होता है स्टूडेंट का, हार्डली कोई स्टूडेंट होते हैं जो अबाउ 60 यहाँ पे जा पाते हैं। कंपेरेटिवली पेपर ट्रिकी होता है, बहुत टेक्निकल पेपर है ये। पेपर नंबर 5 कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है 50-50 मार्क्स के। देन उसके बाद में पेपर नंबर 6 रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है, दैट इज बेसिकली एज ए CS हम NCLT के सामने अपियर हो रहे हैं, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने जा रहे हैं, CCI के सामने जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, फेमा में कोई ट्रिब्यूनल्स में जाना है। तो प्रैक्टिकली बोलते हैं ना, CS भी रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनी को इन ऑथोरिटीज के सामने, तो कैसे वो नेचर ऑफ डिस्प्यूट, क्या पेनल्टीज है, क्या है, तो ये सारा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, इट्स अ न्यूली इंट्रोड्यूस पेपर इन प्लेस ऑफ कंपनी लॉ, न्यू पोर्शन में ये इंक्लूड करा हुआ है। एंड तुमको बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है रियल लाइफ में, आगे जाके हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिब्यूनल्स और के सामने, उस पर पूरा फोकस है ये पेपर। Then paper number 7 is corporate funding and listing on stock exchange. I'll basically say it's a replica of SEBI paper what you have done at executive level. Almost इसमें 60% of the portion जो रहेगा SEBI related part ही रहेगा, and then उसके बाद उसका और practical exposure stock exchange पे कैसे होता है वो इस पेपर में सीखने को मिलेगा। It too had some type ऑफ सम सॉल्विंग, लाइक क्योंकि फंडिंग है, फंड्स कहाँ से मिलेगा कंपनी को, हम कैसे फंड्स रेज कर सकते हैं, तो थोड़ा ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सम्स रिलेटेड पार्ट भी इस पेपर के अंदर आता है, दैट इज पेपर नंबर 7। देन लास्ट के 2 पेपर्स हमारे ओपन बुक एग्जामिनेशन है। पेपर नंबर 8 इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। इट्स सिंपली लाइक जो हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम देखते थे बुक में, हमारे बीच में केस स्टडीज आते थे, सेक्शन नंबर आते थे, तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे तुमको ऐसा बोल दिया जाता था सेक्शन नंबर इग्नोर करो, केस स्टडी इग्नोर करो। बट इस पेपर में खाली केस स्टडीज है, मतलब रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन, कॉम्पिटिशन कमीशन के डिसीजन, फेमा के डिसीजन, तो ऐसे बेसिकली 7 to 8 चैप्टर्स में टॉपिक डिवाइडेड है। एंड कौन से ट्रिब्यूनल्स के रिसेंट कौन से ऐसे डिसीजन है, कोर्ट केस जो डिसीजन हुआ है उसमें क्या आउटकम था, क्या फाइंडिंग था, तो ये सारी चीज इस पेपर के अंदर है। It's basically a kind of examination. Open book examination अपने मतलब कंट्री में CS was the first institute basically in commerce terms I'll say जो open book examination पे गया था। Far back in 2014 we started with open book examination. Main concept क्या है, देखो हम CS बन गए, अब हमारे पास में कोई क्लाइंट आता है एंड क्लाइंट हमारे सामने हमारी प्रॉब्लम्स बताता है, तो इट्स नॉट लाइक एग्जामिनेशन कि हमें सब याद रखना और उसको आंसर देना है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, we can refer to various books and then we will solve his query. तो प्रैक्टिकली हम लाइफ में ऐसे ही करते हैं, तो क्यों ना हम स्टूडेंट्स को भी पहले से इस चीज पे मतलब लाइक प्रैक्टिकली प्रिपेयर करें कि भाई एक केस स्टडी आ गया तो इनका पेपर पैटर्न क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन ही 40 मार्क का 50 मार्क्स है, तो हमारा एक बड़ा केस स्टडी आएगा,
5-6 पेज का मतलब ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन देख के लगेगा अरे क्या पूछ लिया एग्जाम के अंदर, बट उसके अंदर वेरियस कंसेप्ट्स ऐसे गिवन होंगे, देन उसके बेस पे तुमको 5-6 क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, टोटल मिला के 50 मार्क्स का रहेगा। अब तुमको अपना माइंड अप्लाई करना है, तुम्हारे सामने बुक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको यही मॉड्यूल लेके जाना है, तुम दूसरे सब्जेक्ट्स के, दूसरे ऑथर्स के बुक्स भी एग्जाम में लेके जा सकते हो। सिंपली यू हैव टू रिफर एंड फाइंड एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर केस। यहाँ पे कुछ भी ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता कि ये आंसर सही, ये आंसर गलत है। मे बी 4 स्टूडेंट ने 4 अलग अलग आंसर दिए हैं और वो चारों भी राइट हो सकते हैं, क्योंकि दैट इज देयर अप्रोच कि वो क्या एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट को कि क्या उनके लिए प्रैक्टिकली सही होगा। तो बेसिकली आंसर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसके अंदर, बट केस स्टडीज को क्रैक कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ओपन बुक समझ के इसको इजी ले लेते हैं कि भाई देख देख के तो लिखना बाद में कर देंगे, बट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तुमको बुक में डायरेक्टली ढूंढने से नहीं मिलेगा। तुमको बुक्स खाली रेफरेंस के लिए गिवन है कि तुमको एक पर्टिकुलर पॉइंट ड्रैग कर सकते हो, बट आंसर्स तुमको मतलब अपना माइंड यूज करके ही लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी इज बेसिकली कोर्ट के डिसीजन से, तो कोर्ट का कोई डिसीजन आया होगा कि भाई ये कंपनी का इस कंपनी के साथ ये डिस्प्यूट हुआ, ये हुआ, दैट वाज द आउटकम। अब एग्जाम में तुमको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ये कंपनी का नाम चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, वैसे टाइप का कोई डिस्प्यूट बताया एंड तुमको पूछेंगे बताओ कि क्या होना चाहिए, किसके फेवर में डिसीजन आना चाहिए। तो यू हैव टू एनालाइज कि अरे मैंने ऐसा केस देखा था, एग्जाम में रेफरेंस लेंगे कि भाई ये केस हमने ऐसा देखा था एंड इसके बेसिस पे हमारा ये आंसर होगा। तो इस टाइप के ऐसे स्टडीज रहती है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी के अंदर, ओपन बुक एग्जामिनेशन है। देन द पेपर 9th वन, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। एंड प्रॉब्लम क्या, स्टूडेंट इतना मतलब एग्जीक्यूटिव पास होते टाइम पे भी नहीं सोचा कि हाँ ठीक है हमें पढ़ना है, क्योंकि सामने पता था 8 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, बट यहाँ तो हमें ऑप्शन दे दिया, तुम्हारे मन में आता है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। अब सबके माइंड में एकदम ऐसा होने लग जाता है कौन सा लें, ये पेपर लें, ये पेपर लें, कौन सा लें, विच पेपर इज बेस्ट, सोचने में इतना टाइम चला जाता है, एंड तक भी मतलब डिसाइड नहीं कर पाते। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म से एक दिन पहले बोलते हैं सर मैं मेरा ऑप्शनल पेपर चेंज कर लूं क्या। इट्स सिंपली बिकॉज इंस्टीट्यूट ने तुमको ऑप्शन दिया है ना कि तुम मतलब लाइक सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा सब्जेक्ट, तो एंड तक ये चलता रहेगा। एक बार एग्जामिनेशन दे दिया, समझो क्लियर नहीं हो पाए, सर मैं मेरा ओपन बुक एग्जाम चेंज कर लूं क्या, मैं दूसरे पे जाऊं क्या। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम फेस होता है जस्ट बिकॉज हमारे पास में ऑप्शन है कि हम कौन सा सेलेक्ट करें। अर्लियर इंस्टीट्यूट ने ये ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था विद 5 पेपर्स, देन बीच में 8 पेपर्स किए एंड नाउ दे हैव अगेन रिड्यूस इट टू 5 पेपर्स। टोटल हमारे पास में 5 पेपर्स है, बैंकिंग का है एक, इंश्योरेंस का है एक, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का है एक, देन उसके बाद लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड है, एंड इंसॉल्वेंसी के ऊपर एक पेपर है। नाउ हर सब्जेक्ट का एक इक्वल अलग इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले समझो कि हमारे कोर्स में ये इंक्लूडेड क्यों है, व्हाई दे आर गिविंग अस ऑप्शन, बिकॉज हमारे पास में एक स्पेशलाइजेशन लेने का पहले से ऑप्शन बन गया कि आगे जाके मुझे अगर बैंक्स में जॉब चाहिए, मुझे मर्चेंट बैंकर का जॉब करना है, तो हाउ बैंकिंग सिस्टम एग्जैक्टली फंक्शंस, तुम पहले से वो पेपर लेके उसमें स्पेशलाइजेशन लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। देन तुमको आगे जाके इंश्योरेंस कंपनीज में काम करना है, वैल्यूएशंस में काम करना है, तो इंश्योरेंस का पेपर लो। यू वांट टू वर्क फॉर पेटेंट, कॉपीराइट्स कैसे रजिस्टर होता है, तो उसके हिसाब से वो पेपर। सो इट्स टोटली एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि उसको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, अकॉर्डिंगली वो पेपर सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा बर्डन नहीं है कि तुमको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है, इट्स टोटली योर फ्री चॉइस तुमको क्या करना है। बट टू मेक इट इजी फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, मैं तुमको बेसिकली क्लियर कर देता हूं कौन से ओपन बुक के अंदर हमारे पास में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। नाउ सी, फर्स्टली अगर हम देखते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईपीआर, ये फर्स्ट 3 पेपर ऐसे हैं जो 2014 से सीएस के कोर्स में है ओपन बुक के अंदर। So we have basically 6 years, we have 10 to 11 past papers to understand क्या exactly पेपर पैटर्न होगा, एक आइडिया लग जाता है कि कैसे पेपर पैटर्न आता है। सो इन 3 पेपर का हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास में पास एग्जाम पेपर से सॉल्व करने के लिए। बट जब हम लेबर लॉ या इंसॉल्वेंसी का देखें, विल बी हैविंग हार्डली 2 पेपर्स, क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है, जब अभी 2018 में पोर्शन चेंज हुआ, देन उसके बाद में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो इन 2 पेपर के अंदर हमारे पास में पास्ट एग्जाम पेपर्स नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हार्डली वी हैव 2 or 3 पेपर्स फॉर देम।
सो पहले 3 का ये एडवांटेज, लास्ट के 2 का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। नाउ इन बैंकिंग जनरली पेपर पैटर्न में क्या होता है कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिकल सम्स आ जाते हैं, कभी कैश फ्लो पे आ रहा है, कभी रेशियो एनालिसिस पे आ रहा है कि एज अ बैंक, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तुमको एक कंपनी की हिस्ट्री दे देंगे एंड देन पूछेंगे एज अ बैंकर बताओ तुम इस कंपनी को लोन देना प्रेफर करोगे या नहीं करोगे, इन ग्राउंड्स पे चेक करके बताओ। देन तुम्हारी बैंक किसी कंपनी को लोन देना चाहता है, चेक मतलब वर्कआउट करो कि वेदर उनके पास इतना सफिशिएंट कैश फ्लोज है क्या कि वो वापस से लोन रीपे कर पाए। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। देन समथिंग रिलेटेड टू फॉरेक्स, मतलब लाइक फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड डॉलर्स और के क्वेश्चन, बॉन्ड वैल्यूएशन के रिलेटेड, देन उसके बाद में समथिंग इक्विटी रिलेटेड वैल्यूएशन के क्वेश्चंस। तो ये सारे बैंकिंग में ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत आता है। एंड ऑफ 100 मार्क पेपर जनरली मैं एक एवरेज रेशियो बताऊं तो 60 to 65 मार्क का पेपर जो होता है वो प्रैक्टिकली बेस्ड होता है, मतलब प्रैक्टिकल सम्स होते हैं, एंड रिमेनिंग 35-40 मार्क्स का पेपर जो रहता है वो थ्योरेटिकल वे में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बैंकिंग का है। और बैंकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आगे जब तुम इंडस्ट्री में जॉब में जाते हो, इट हैज अ ग्रेटर वैल्यू रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंक्स और में बहुत इजीली जॉब मिलता है, बैंक्स और में इजीली जॉब मिलता है, बैंकिंग का एडवांटेज है। बैंकिंग ओल्ड पोर्शन में 2014 में वाज द मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट बाय स्टूडेंट्स, मतलब आई विल से ऑलमोस्ट लाइक इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं ऑलमोस्ट 70-75% स्टूडेंट यूज्ड टू ऑप्ट फॉर बैंकिंग पेपर्स अर्लियर इन द ओल्ड पोर्शन, ऐसा मतलब लाइक बैंकिंग पेपर के लिए है। इंश्योरेंस एंड आईपीआर कंपैरेटिवली सीएस के लिए एक थोड़ा ड्राई एरिया होता है प्रैक्टिस करने के लिए, कि हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और में जाके कुछ प्रैक्टिस करें। एक बार कोई कंपनी का पेटेंट रजिस्टर हो गया तो 20 साल तक के लिए रजिस्टर हो गया, यानी हमारे पास में कंपनी का कोई काम ऐसा सच बचा ही नहीं। सो हार्डली कुछ ऐसा रहेगा कि इस फील्ड में हम एक्सपर्टाइज लें, वेरी लिमिटेड फील्ड हो गया, खाली मेडिकल कंपनीज है जो पेटेंट और के लिए जाती रहेगी बार बार, या कोई पब्लिशिंग हाउस है कॉपीराइट और के हिसाब से जा रहे, तो इस एरिया में प्रैक्टिस इज नॉट दैट मतलब लाइक फ्रूटफुल नहीं है। सो आईपीआर जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं क्योंकि आगे जाके इसका स्कोप नहीं है इतना। इंश्योरेंस इज अ टफ पेपर, मतलब इसके वर्ड्स बहुत अलग होते हैं, टर्म समझना डिफिकल्ट होता है। हम नॉर्मल लाइफ में जो देखते हैं और इंश्योरेंस में जो होता है इसके टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स अलग हो जाते हैं, सब कुछ एक डिफरेंट रहता है। सो ऑल टुगेदर हमें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, डिफिकल्ट बना देता है। इंश्योरेंस इज रियली अ टफ पेपर। देन लेबर लॉ बहुत इजी पेपर है, एंड मोस्ट ऑफ यू ओल्ड पोर्शन से जो भी एग्जीक्यूटिव में होगा उसे लेबर लॉ पढ़ा हुआ है, वो सब की सब चीजें हैं। एट द सेम टाइम कुछ चीजें और उसमें एडिशनल है। ये पेपर आता भी बहुत इजी, अभी तक के जो 2-3 एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें बहुत इजी पेपर आया है लेबर लॉ का रिलेटेड। सो कैन बी मैनेजेबल पेपर, बट पॉइंट ये है कि हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। नाउ अभी की डेट पे स्टूडेंट का सबसे मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट अंडर द न्यू पोर्शन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसका एक वन ऑफ द फाइनेस्ट रीजन ये है कि अगर हम ये पेपर एज एन ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करते हैं तो पेपर नंबर 5 50 मार्क्स इंसॉल्वेंसी एंड पेपर नंबर 8 मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी में वन पर्टिकुलर चैप्टर फॉर 15 to 20 मार्क्स इंसॉल्वेंसी। इन दो पेपर्स में मिला के हमारा ये पेपर बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है, यानी एज गुड एज मैं ऐसा बोलूं तुम्हारे लिए 9 की बजाय 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। वन एंटायर सब्जेक्ट विल बी वाइप्ड अवे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालनी पड़ेगी, खाली केस स्टडी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स इट। बट पढ़ाई रिलेटेड हमने हमारा एक सब्जेक्ट कम कर लिया। सो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज की डेट पे ऐसा प्रेफर करते हैं। एंड जनरली अभी का भी जो मैंने रिजल्ट देखा, जिस हिसाब से रैंक होल्डर्स के स्टूडेंट का देखा, तो it was like more than like 60-70% of the rank holder students were having this as their optional paper. Insolvency and bankruptcy code उनका optional paper था, and कुछ students का जैसे banking रहता है। So जनरली लेबर लॉ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत इजी पेपर वे में गो आउट करना है, बट लेबर लॉ अगेन आगे प्रैक्टिसिंग फील्ड में थोड़ा सा ड्राई एरिया है। इंश्योरेंस आईपीआर इज कंपैरेटिवली अ ड्राई एरिया, बट यू कैन सेलेक्ट दीज पेपर्स आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल बी हैविंग सम नॉलेज, हो सकता है जो सारी दुनिया कर रही है हम वो नहीं कर रहे, हम कुछ अलग हटके कर रहे हैं, बट that you have to make a call on yourself कि हम कैसे प्रिपेयर करें फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, पूरा सब्जेक्ट ही कम कर लेना है पढ़ाई के लिए, इंसॉल्वेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन। मुझे समथिंग न्यू मार्केट में वैल्यू क्रिएशन करना है, बैंकिंग इज अ गुड ऑप्शन। कुछ हटके करना है तो आईपीआर, लेबर लॉ या इंश्योरेंस में से कुछ भी ले सकते हो। सो एज ए स्टूडेंट
मतलब क्या आना चाहिए, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें मैं खाली ये चीज अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? गेटिंग स्पेशलाइजेशन और क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। क्विकली आंसर दो, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? गेटिंग स्पेशलाइजेशन और क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। क्लियरिंग सर। क्लियरिंग। एक बार डिग्री आ गई तो उसके बाद तो मैं स्पेशलाइजेशन ले ही सकता हूँ। मेरे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा मैं उसमें पढ़ सकता हूँ। मैंने सीएस कंप्लीट कर लिया, मुझे चाहिए मैं कंपनी लो ही दिन रात पढूं, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढूं, हो सकता है। मैं सिंपली जब मेरा सीएस कंप्लीट हो गया तब से लेकर आज तक मैंने कभी टेक्स्ट की बुक को हाथ ही नहीं लगाया। मेरे को बहुत गंदा लगता है टेक्स्ट का पेपर पढ़ने में, आज तक कभी हाथ नहीं लगाया। मेरे को मेरा स्पेशलाइजेशन अलग फील्ड में लेना है, दैट कैन बी डन आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। तो एज ए स्टूडेंट हमारा सबसे पहला फोकस यही है कि वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन की सीएस का डिग्री आ जाए। स्पेशलाइजेशन का फोकस हम बाद में करेंगे। अगर हमें लेबर लॉ में स्पेशलाइजेशन लेना हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, हमें आईपीआर में स्पेशलाइजेशन लेना हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। क्या होगा, थोड़ा 2-3 महीने और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, बाकी के सब्जेक्ट्स का बर्डन तो नहीं है हमारे ऊपर। सो आइडियली अ स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर ईदर बैंकिंग और इंसॉल्वेंसी। और अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट पूरा ही वाइप आउट कर देना है पढ़ने के लिए, देन इंसॉल्वेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन इन द प्रेजेंट ट्रेंड। और यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन 2 पेपर पे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो जो दूसरे पेपर्स थे, जैसे कि वैल्यूएशन का था, फॉरेंसिक ऑडिट का था, पूरे इंडिया में 3-4 बच्चे उनको ज्वाइन करते थे, तो इंस्टीट्यूट के लिए भी हेडेक हो गया कि इतने बच्चों के लिए अलग से पेपर कौन चेक करेगा, क्या है। तो वो 3 पेपर्स तो हट ही गए। आगे जाके मे भी हो सकता है कि ऑप्शनल पेपर, मतलब 4-5 ऑप्शंस तो उनको सामने रखना ही पड़ेगा स्पेशलाइजेशन के लिए, दैट यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। Now, if you have any query relating to optional paper कि लाइक हम कौन सा पढ़ाएंगे, क्या स्पेसिफिक है कि हम यही ले, आई विल मेक इट वेरी क्लियर। एट नॉलेज एक्सप्रेस वी गो फॉर ऑल द पेपर्स। तुमको जो पेपर सेलेक्ट करना है तुम कर सकते हो। विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग, हमें देख के याद नहीं रखना है, हमें सिंपली कनेक्टिविटी आना चाहिए। क्वेश्चन देख के पता लगना चाहिए कि यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा मॉड्यूल में। सो इट्स मोर ऑफ रीडिंग टाइप, कौन सा कंटेंट किधर है वो तुम्हें पता होना चाहिए। हमारा मेन स्किल चाहिए यहाँ पे केस स्टडी रिलेटेड प्रैक्टिस करना है। जो बड़ा क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का उसको कैसे क्रैक करें, फिर एक सेकंड क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का उसको कैसे क्रैक करें। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस, तुम कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उस सब्जेक्ट में तुमको प्रैक्टिस क्लासेस की तरफ से मिलेगा। तुमको यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, बट अगर प्रेफरेंस के वे में पूछते हो तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस है इंसॉल्वेंसी। कहीं पे भी कोई भी चीज के लिए देखोगे सब इंसॉल्वेंसी की तरफ तुमको डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि हमें 9 नहीं हमें 8 ही पेपर पढ़ना है। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर इंसॉल्वेंसी। सो किसी को भी कुछ डाउट है रिलेटिंग टू ऑप्शनल पेपर तो दे कैन आस्क मी राइट नाउ। आई होप इट्स क्लियर टू यू क्या एडवांटेज है क्या है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज प्लीज आस्क। सर अगर सीएस कंप्लीट करने के बाद लेटर इन लाइफ अगर इंटरेस्ट ज्यादा बैंकिंग या फिर लेबर लॉ में है तो उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन आप बोल रहे हो वो जॉब के वे में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आएगा ना? मतलब मैंने इंसॉल्वेंसी लिया हुआ है और फिर मुझे लेबर लॉ में नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। इट्स सिंपली, भाई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सीएस करने के बाद बिजनेस में घुस जाते हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि उनको स्टार्टिंग से एमबीए करके आना चाहिए था तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे। इट्स नथिंग लाइक दैट। तुम जो सेलेक्ट कर रहे हो, आगे जाके तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें किस फील्ड में ज्यादा काम करने को मिल रहा है, वो ऑटोमेटिक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। से आगे जाके डाउन द लाइन 4-5 साल बाद तुमको इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लगते हो तो डेफिनेटली तुम इंश्योरेंस के रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ोगे, तुम इंश्योरेंस की बुक्स देखोगे क्या है, तो वो नॉलेज धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है। उसके लिए सिंपली हमें कोई एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डिग्री है ऑलरेडी कि हम सीए से, जिसके बेसिस पे हमको जॉब मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट अभी देखते हैं फीस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। देखो नॉर्मली फॉर प्रोफेशनल लेवल नॉर्मल टाइम्स में बताऊं तो फीस रहता है 45,000, बट डेफिनेटली लास्ट ईयर एंड करंट ईयर इज इवन मोर वर्स देन द प्रीवियस ईयर। मोस्ट ऑफ, मतलब ऐसा है किसी के पेरेंट्स का जॉब नहीं है, रिडक्शन हो गया है, सब कुछ है, एंड एट द सेम टाइम
हमारे लिए भी एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि फिजिकली वी डू नॉट हैव टू बी प्रेजेंट, तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स हैव रिड्यूस्ड टू समहाउ, एक सर्टेन लेवल तक रिड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो ये बेनिफिट डेफिनेटली स्टूडेंट को फीस में देखने को मिलेगा। सो इफ यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन, इट्स बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, वी विल बी हैविंग ब्रांच एट 3 प्लेस, that will be Borivali, Andheri, and very soon we'll be starting at Mulund also. कोई भी ब्रांच में एट प्रोफेशनल लेवल हमारे पास में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। दैट्स अ कमिटमेंट टू यू ऑल। वी फोकस ऑन मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। पास्ट अगर मैं 4-5 अटेम्प्ट्स का भी बोलूं तो इट्स एज गुड एज, मतलब लाइक एवरी अटेम्प्ट में आई हैव 8 to 10 स्टूडेंट्स जो नॉर्मली तीनों ग्रुप साथ में निकल जाते हैं, 7-8 तो आराम से तीनों ग्रुप साथ में निकल जाते हैं, प्लस अभी मतलब रैंक के साथ में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे हैं। तो ये फोकस क्या है, स्टूडेंट्स पे है, पर्सनल टच पे है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे है। दोस्त जो 3 ग्रुप भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट पे बोलूं रिमेनिंग ऐसे होंगे जो 2-2 ग्रुप क्लियर हो गए, बट कोई कारण से सेट ऑफ या एग्रीगेट के अंदर ऐसा हो गया कि एक ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाए। सो पासिंग रेशियो we focus a lot, so that's why we have a limited batch size. तो फी स्ट्रक्चर इन शॉर्ट जैसे मैंने तुमको बताया कि बेसिकली 20 स्टूडेंट्स का बैच एक ब्रांच पे होगा। सो फॉर अभी टिल 1st of June मोस्टली एज पर गवर्नमेंट डिक्लेरेशन जो कि रिसेंटली 4-5 डेज पहले आया है, 1st of June तक हमें ऑफलाइन फेस टू फेस मतलब अलाउड नहीं है। देयर आफ्टर क्या सिचुएशन रहेगा हम पहले से नहीं देख सकते, क्योंकि जिस टाइम मार्च में लॉकडाउन हुआ था सोचा था जुलाई तक चालू हो जाएगा, जुलाई में लगा था अक्टूबर तक चालू हो जाएगा, अक्टूबर में लगा था दिवाली के बाद चालू हो जाएगा, दिवाली के बाद लगा था 1 जनवरी से तो हो ही जाएगा। करते करते इतना टाइम निकल गया एंड अभी तक भी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड डेफिनेटली सिचुएशन इज मोर वर्स आउटसाइड। तो हम सिंपली वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स आवर क्वालिटी। तुम्हें जितने भी लेक्चर्स मतलब जैसे मिल रहे हैं फैकल्टीज के थ्रू, दीज विल बी लाइव लेक्चर्स फॉर यू ऑल। इट्स सिंपली दैट instead of you sitting in a classroom and faculty present in front of you, you are seeing the faculty on your मोबाइल और ऑन योर लैपटॉप। फैकल्टी तुम्हारे सामने रहेगा, जैसे क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं वैसे ही हमारे सारे लेक्चर्स हैं। ऑल द लेक्चर्स विल बी लाइव। समहाउ कभी कभी ऐसा होता है टेक्नोलॉजी है, कभी कुछ इंटरनेट और फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो या कोई स्ट्रीमिंग जैसे प्रॉपर नहीं हो पाता है, सो फैकल्टी अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता है एंड वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हारे लिए प्ले हो रहा है, बट फैकल्टी विल बी अवेलेबल टू यू ऑनलाइन। सामने तुम फैकल्टी को देख पाओगे एंड तुमको कोई भी डाउट है फैकल्टी वहां पे पॉज करके तुम्हारा वो डाउट सॉल्व करेगा। सो लाइव लेक्चर इज द कमिटमेंट जहां पे फैकल्टी तुम्हारे पास में प्रेजेंट रहेगा एनी टाइम फॉर सॉल्विंग द डाउट। तो अब ये जो पार्ट है इट्स सिंपली लाइक fees related part, it's 20,000 inclusive of all for the first 30 students. Thereafter the fees will be 25,000. ये फीस है तुम्हारा प्रोफेशनल के लिए, इसमें सब इंक्लूडेड है, तुम्हारा जीएसटी, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, नथिंग एक्स्ट्रा। बट एज आई सेड, आगे जाके अगर ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होता है देन we definitely have certain cost towards the rental expenditure and all, so student needs to pay 5,000 for converting it to on offline lectures के लिए face to face convert करने के लिए he'll have to pay 5,000 more. Throughout तुमको ऑनलाइन अटेंड करना है, we have this fees only for you, but अगर तुमको ऑफलाइन कन्वर्ट करना है, तुमको चाहिए कि ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, फैकल्टी से इंटरेक्शन चाहिए, then 5,000 पे करके तुम इसको कभी भी ऑफलाइन कन्वर्ट कर सकते हो। बट ऑफलाइन कन्वर्जन will be subject to government approval. जैसे government approval आएगा, मई में आया, जून में आया, जब भी आएगा, will be starting with online also and you can convert it by paying 5,000. But जब तक ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, we are not charging you for offline. It's simply online का फीस तुम्हारे लिए applicable है। Clear? Then if you are a rank holder student at executive level, it's not like that first to third के लिए अलग होगा या पहले 10 student के लिए अलग होगा। For me, every rank holder student has same value. Your fees will be 10,000. That is inclusive of all. एक मतलब as good as 50% तुमको स्कॉलरशिप के वे में मिल रहा है because of your rank. So that is the fee structure at Knowledge Express. फीस रिलेटेड में तुमको कोई डाउट है? कुछ स्टूडेंट्स कैसा आएगा, सर हम ग्रुप वाइज ले सकते हैं, टॉपिक वाइज ले सकते हैं, या ऐसा कुछ है, दे कैन आस्क मी ऑन इंडिविजुअल बेसिस। जनरली हम सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड नहीं करते, इट इज बेसिकली ग्रुप वाइज। तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के हिसाब से अलग दिख सकते हो, बट उसका फीस स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली मतलब तुम कैसे अपियर करो फॉर द एग्जामिनेशन वो अलग होता है। बट मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि
फर्स्ट ट्राई, तुम्हारे सामने मैंने इतने एग्जांपल्स रखे हैं, फर्स्ट ट्राई ऐसा होना चाहिए कि हम तीनों ग्रुप साथ में दे, क्लियर हो गए तो ठीक है, समझो नहीं भी क्लियर हुआ, एक ग्रुप क्लियर हुआ, दो ग्रुप क्लियर हुआ, तो आगे जाके मेरे लिए चीजें इजी है, एग्जाम में छुट्टी मिलने लग जाएगा, एंड उतने ही पेपर का बर्डन है, मैं तो स्टार्टिंग से भी नहीं देना चाहता था ना, बट फर्स्ट ट्राई टू गो फॉर ऑल द 3 ग्रुप्स, अगर क्लियर हो गए तो उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए बहुत डिफरेंट है। एंड मैं सिंपली इतना तुमको प्रॉमिस कर सकता हूं कि एट नॉलेज एक्सप्रेस इंस्टेड ऑफ टीचिंग वी फोकस मोर ऑन मेंटरिंग द स्टूडेंट्स कि कैसे वो पढ़ सकता है, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज ही प्रोफेशनल का सबसे बड़ा, मतलब ये समझ लो एक रामबाण इलाज है क्लियर करने का, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का, कि जितना प्रैक्टिकली तुम साउंड होगे, कंसेप्चुअली तुम साउंड होगे, उसी टाइप से तुम पेपर फेस कर सकते हो, क्योंकि जनरल सेइंग है फॉर एवरी स्टूडेंट, प्रोफेशनल का पेपर ऐसा आता है ब्लैकआउट हो जाते हैं, एग्जाम में जाके पता ही नहीं लगता क्या हो गया, क्वेश्चन कहाँ से पूछा, किधर आया, हमने तो पूरे साल पढ़ाई करी बट ये तो हमने कहीं पे देखा नहीं, इस टाइप की फीलिंग आती है स्टूडेंट्स को। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन, नॉट थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली तुमको सिचुएशन में पहुंचना है कि तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाओ, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सो दैट इज रिलेटिंग टू फी स्ट्रक्चर पार्ट। अगर किसी को भी फी स्ट्रक्चर पार्ट पे कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल प्रोसीड अहेड। एनी वन ऑफ यू कुछ भी डाउट है? सर फी स्ट्रक्चर के लिए तो कुछ नहीं, बट अगर स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन लेना हो, बिकॉज एज इट इज 15 to 20 स्टूडेंट्स ही होंगे पर क्लासरूम, तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को ध्यान में रख के फिर ऐसे अगर ऑफलाइन करना बेसिकली परमिशन नहीं है, नहीं तो अदरवाइज वी कुड हैव स्टार्टेड लॉन्ग बैक आल्सो, बट मतलब लाइक अभी 15-20 इट्स नॉट लाइक ना कि स्टूडेंट बोरीवली का है तो बोरीवली में ही रहता है, स्टूडेंट ट्रेवल फ्रॉम विरार, फ्रॉम भाईंदर, बहुत सारी जगह से ट्रेवल करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द क्लासेस इफ दे आर ट्रेवलिंग तो ये रिस्क इन्वॉल्व है। एंड जिस हिसाब से करेंटली वापस से स्पाइक है, या वेस्टर्न कंट्रीज में जो हमने प्रीवियस 2-3 मंथ्स में देखा है, सो बेसिकली हमें ऐसा बोल सकता हूँ कि लाइफ फर्स्ट है, एग्जाम तो हम कैसे भी कर सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, फर्स्ट फोकस एंड सेफ्टी इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि वी कैन नॉट से एट व्हाट लेवल मतलब फंक्शनिंग है, कैसे है, मतलब गवर्नमेंट जो हमें डेटा दे रहा है वो सही है या नहीं है, वी कैन नॉट से, बट कुछ भी अगर ऐसा बीमार हुआ, क्योंकि सिचुएशन इज डेफिनेटली वर्स, मैंने खुद ने मतलब इस पूरे पेंडेमिक में मेरे 3-4 रिलेटिव्स को देखा है जिनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, तो तुमको बेसिकली थोड़ा सा अवॉइड करना है। एंड मैं आई एम सेइंग यू कि फैकल्टी इज देयर इंस्टेड ऑफ फिजिकल, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे तुम जो डाउट पूछोगे ऑन द स्पॉट तुम्हारा वो डाउट सॉल्व होगा, दैट्स माय प्रॉमिस, और सारे लाइव लेक्चर्स हैं। सेकेंडली, अब समझो लाइव लेक्चर्स है, मेरा मिस हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं अटेंड कर पाया, तो यही लाइव लेक्चर तुम्हारा रिकॉर्ड होगा, वही डाउट्स जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो डाउट्स भी तुमको सुनने को मिलेंगे एवरी डे after 9 p.m. you can ask for the recording of lecture and that lecture will be available throughout, तुमको जब तक लास्ट तक देखना है तुम्हारे पास में अवेलेबल होगा, तुमको कभी भी कोई टॉपिक वापस से देखना है, तुमको 2 बार देखना है, तुमको 3 बार देखना है, 5 बार देखना है, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बट फिर भी अगर तुमको देखना है तो तुम्हारे पास में वो एक्सेस रहेगा, तुमको सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप पे तुमको पूछना है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द लिंक, एंड उस लिंक के थ्रू तुम उसको थ्रू आउट जब तक एग्जाम नहीं होता तुम उसको देख सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको एक बार ही देखना है या 2 बार देखना है। ओके सर। एक डाउट है, सपोज मैंने अभी दिसंबर के लिए आई ऑप्ट फॉर ऑल द 3 ग्रुप्स, दैट इज 9 सब्जेक्ट्स मैंने दिए, और अगर मेरा सपोज एक ही ग्रुप हुआ या दो ग्रुप हुआ, मतलब अगर तीनों नहीं हुए, तो सो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट दैट इज आफ्टर 6 months, इफ मुझे वो दोनों ग्रुप्स या एक ग्रुप एज द केस में भी मुझे देना पड़ा, तो आप अमेंडमेंट्स के लिए कुछ प्रोवाइड कर सकेंगे इन द स्पैन ऑफ दोस 3 to 4 months? इस पे मेरी बजाय मैं सिंपली उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो एग्जीक्यूटिव मेरे पास में पढ़े हुए हैं, प्लीज आंसर दिस क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, कि क्या तुमको अमेंडमेंट लेक्चर्स मिलते हैं, क्या उसके लिए तुमको पे करना पड़ता है या क्या होता है। आई थिंक रुशिका कैन आंसर, खुशी कैन आंसर। नहीं, अमेंडमेंट्स के लिए कोई वैसे एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह तो कुछ नहीं है, सर इज ऑलवेज बीन काइंड इनफ टू प्रोवाइड अस ऑल द अमेंडमेंट्स, कभी भी डाउट होगा एंड पे ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू अस, ग्रुप्स पे वगैरह एवरीथिंग। या ओके सर,
मतलब इवन अमेंडेड नोट्स तुमको मे बी नॉट इन प्रिंटेड फॉर्म बट इलेक्ट्रॉनिकली तुमको ग्रुप पे मिलेगा। हाँ, PDF या और कुछ इवन मिल दो जाएगा। स्टूडेंट्स जो 2017 में थे, आधे से ज्यादा तो छोड़ चुके होते हैं, बट दो स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूइंग, मेरा ग्रुप पे उनको मैसेज जाता है, अमेंडमेंट्स के लिए भी रहता है, एंड इट्स ऑलवेज फ्री फॉर यू। तुम अमेंडमेंट्स कभी भी आके बैठ सकते हो, तुमको कोई डाउट है फैकल्टी तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे, वी डू नॉट चार्ज फॉर दैट। ओनली थिंग इज अगर तुम्हें सब्जेक्ट ही पूरा वापस से करना है, एंटायर सब्जेक्ट यू नीड टू डू इट अगेन, तो इन दैट केस वो नॉमिनल फीस रहता है, डेट टू बहुत ही नॉमिनल फीस रहता है, 1000 रुपीज 1200 में तुम पूरा सब्जेक्ट वापस देख सकते हो। दैट इज सिंपली द कंसेप्ट। और अगर तुमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। ओके सर, थैंक यू। इट्स नॉट टिल फर्स्ट अटेम्प्ट, जब तक तुम सीएस नहीं बन रहे वी आर देयर टू सपोर्ट यू। मैं खाली इतना बोल सकता हूँ कि 2008 से आई एम इनटू दिस सीएस कोचिंग, एंड फ्रॉम दैट डेट टिल नाउ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अंडर पढ़े हुए हैं, किसी से भी पूछ के देखना, कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको कोई गाइडेंस, सपोर्ट, डाउट सॉल्विंग, अमेंडमेंट्स नहीं मिला हो, हमेशा रहेगा। आई एम देयर टू सपोर्ट यू, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा एक है कि हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है। एंड दिस बीइंग वन ऑफ द रीजन, मैं ओपनली बोलता हूँ कि मेरी क्लास में पढ़ाई का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर क्लास डू, इट्स टोटली डिफरेंट। माइट बी सम ऑफ यू स्टार्टिंग में उस चीज के हैबिचुएट नहीं हो पाते हो, यूं लगता है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट मेरा फोकस इज नॉट टुवर्ड्स एंटरटेनिंग द स्टूडेंट्स, इट्स टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच स्टूडेंट को कैसे रखना चाहिए। आई विल मेंटर यू फॉर दैट। मैं खुद से ज्यादा तुमसे मेहनत करवाऊंगा ताकि तुम प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, दैट इज द मेन बेस। Okay, because sir, I'm asking because in the previously I have had very bad experiences with some of the coaching classes. I would not like to name them. मैंने इसीलिए आपको मैंने नहीं बोला, मैंने स्टूडेंट से ही आपको पूछवाया कि वेदर मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कमिट कर रहा हूँ वो अवेलेबल है या नहीं है, आप उन स्टूडेंट से ही पूछ सकते हो। Okay sir, I'm convinced. Thank you. One more question sir, lectures कब से आप start lectures? Batch will be starting from 2nd of March. Initially we'll be having alternate day lectures for the first 10-15 days. Okay. थोड़ा यूज टू सेटअप होने में ये वो, और हम इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारे मॉड्यूल्स आएंगे, स्टडी मटेरियल जो रहेगा वो सब चीज के लिए। And mostly from 1st of April we'll be having daily lectures. Timing will be between 5 to 9, मतलब generally 2 lectures। and ये पूरा डिटेल मैं आपको थोड़ी सी देर में और क्लियर करता हूँ कि मैं पूरा नेक्स्ट उसी पे बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंट है नॉलेज एक्सप्रेस में, कि मतलब जो तुमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे फर्स्ट थिंग, मैं पूरा कमिटेड हूँ टुवर्ड्स माय बैच साइज। बैच साइज विल बी अ स्मॉल बैच साइज सो दैट वी कैन फोकस ऑन स्टूडेंट्स एंड वी टारगेट मोर टुवर्ड्स क्लियरिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तीनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। सो फ्रॉम कंटिन्यूअसली इन 2009 also we had 3 ranks and this time also we have 3 ranks from professional level. Then मैं खाली रैंक की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु क्लियर ऑल द 3 ग्रुप्स। ऐसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5-6 एवरी बैच में होते हैं। ऑफ द 15-20 अगर मैं मतलब लाइक 7-8 को इस लेवल पे लेके आ पा रहा हूँ, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट जो मुझे लगता है मेरी साइड से। एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो 2-2 ग्रुप क्लियर होते हैं, बट जनरली एक एवरेज रहता है। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पा रहा तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के अंदर वो सीएस बन जाता है, दैट इज फॉर श्योर। मोस्टली सिंस 2013 जब से मैंने नॉलेज एक्सप्रेस स्टार्ट किया है, उस बैच के आज कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं जो सीएस नहीं है। एंटायर बैच ऑफ 2013-2014 हैव बिकम सीएस। 2015 में खाली एक स्टूडेंट अभी पेंडिंग है, बाकी सब सीएस बन चुके हैं। ये मेरे पास में पूरा मेरा डेटा ट्रैक रिकॉर्ड भी है उस चीज के लिए। सो स्मॉल बैच साइज रहेगा अपना फॉर पर्सनल अटेंशन। कमिटेड आपको क्वालिफाइड फैकल्टीज मिलेगी ऑन बोर्ड। Every faculty that will be in front of you will be having a degree specialization जिसके अंदर वो पढ़ा रहे हैं, and they have मतलब लाइक या तो उनका टीचिंग एक्सपीरियंस इतना सुपर्ब है, और या फिर वो खुद रैंक होल्डर स्टूडेंट से जिनको हमने ट्रेन किया है इस वे में लेक्चर्स लेने के लिए, दे विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा वो ये है, नॉर्मली मतलब क्या होता है कि इफ आई से कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ और मैंने इंडस्ट्री में पहले जॉब किया हुआ है, मेरे पास में बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, बट फ्रैंकली सेइंग मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कोई काम का नहीं है,
क्योंकि जिस टाइम मैंने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 1956 था, जिस टाइम मैंने पढ़ा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड था ही नहीं, तो मेरा वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कुछ काम का नहीं है तुम लोगों के लिए। रीजन बीइंग क्योंकि आउटडेटेड हो गया, लॉ में इतने फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स होते हैं। सो व्हाट वी डू इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सेमिनार जो हम संडे बेसिकली ऐसे कंडक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल आवर स्टूडेंट्स जो कि क्लियर हो चुके हैं सीएस इंडस्ट्री में, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों से हम बेसिकली सेमिनार कंडक्ट कराते हैं। उस सेमिनार में वो आपके साथ में शेयर करेंगे प्रैक्टिकली लाइफ में अभी क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पार्ट टू हैव दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। इंडस्ट्री नॉर्म्स कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे किस चीज पे फोकस करना है, इस सब चीज के लिए सेपरेट सेशंस रहते हैं। एंड डेफिनेटली ये फैकल्टीज नहीं ले रहे, these are industry experts जो separately आके आपके लिए वो काम कर रहे हैं। most of them will be our past students because they know कैसे हम मतलब उसको, वो खुद भी पढ़े हुए हैं तो उनको स्ट्रक्चर पता है कैसे क्या रहता है। they will help you a lot in मतलब लाइक एक मेंटरिंग के वे में वो बहुत सपोर्ट करते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे क्या जॉब रहता है। देन उसके बाद में एक सबसे डिफरेंट जो हमारे पास में एबिलिटी वो ये है, नॉर्मली कोई भी क्लास प्रोफेशनल की पढ़ाई 850 से 900 आवर्स में कराता है, बट हमारा ये पोर्शन 600 आवर्स या मे बी उससे भी थोड़े कम टाइम में फिनिश हो जाएगा। इतना सब्सटेंशियली 300 आवर्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑफ द 9 पेपर्स योर 8 पेपर्स आर बेस्ड ऑन लॉ एंड 1 पेपर टेक्स्ट इज बेसिकली प्रैक्टिकल। एंड यहाँ पे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपके ऑल द 8 पेपर्स ऑफ लॉ आर हैंडल्ड ओनली बाय 3 फैकल्टीज। मतलब एक ही फैकल्टी जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, मैं सिंपली बोलूं कि से आई टेक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, देन आई टेक ड्यू डिलिजेंस, तो अब ड्यू डिलिजेंस का एक टॉपिक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी आ रहा है, वही टॉपिक समझो हमारे ओपन बुक के अंदर भी आ रहा है, वही टॉपिक हमारा कॉर्पोरेट फंडिंग में भी आ रहा है। सो स्टार्टिंग से फोकस है कि वो चैप्टर जिस टाइम पे हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमने पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ा, और उन दूसरे सब्जेक्ट्स में भी क्या क्या चीज नया है, हमें क्या ध्यान रखना है, हम उसी जगह पे उसका नोट्स बना के साथ में एकदम नोट कर लेंगे कि भी टेक ओवर से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, दीज आर आवर अल्टीमेट नोट्स। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी वो क्वेश्चन पूछे तो हमारा वो पार्ट शॉर्ट हो गया। सो बेसिकली अगर मैंने एक बार टेक ओवर पढ़ा तो मुझे वो टेक ओवर को 4 बार डिफरेंट जगह जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो एक टाइम पे ही इतना इन डेप्थ अच्छे से पढ़ लेंगे और उन मॉड्यूल्स को भी साथ में कवर कर लेंगे कि जो अलग है वो एक ही जगह नोट करके रख लिया, फिर हमको एक ही जगह से टेक ओवर पढ़ना है, तो इसके कारण से हमारा टाइम सब्सटेंशियली शॉर्ट हो जाता है। तो जनरली अगर समझो ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टी ले रही है, तो दोनों फैकल्टीज अपना अलग अलग तरीका पढ़ा रहे हैं, दोनों के अलग अलग नोट्स है, तो इट क्रिएट्स अ हैवॉक स्टूडेंट के माइंड में हो जाता है कि हम क्या करें, कैसे फॉलो करें, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमारा टाइम डबल वेस्ट होता है। तो ये टाइम का हमारा एडवांटेज मिलता है इन पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम फैकल्टी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ऐसा नहीं है कि फैकल्टी तुम बोलोगे कोई भी आ गया, दिस फैकल्टी हैव 13, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को 13 ईयर्स 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फॉर टीचिंग दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो मेरे को पता है कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज कहाँ से लिंक होता है, एग्जाम में कैसे पूछते हैं, बिकॉज इट्स एज गुड एज, मैं ऐसा बोलूंगा 26 अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस है कि एग्जाम में कैसे पेपर्स आते हैं। तो वो सब चीज यहाँ पे तुमको उसका एडवांटेज मिलेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंटली से प्रोफेशनल क्लियर हो गए, आगे जाके इंटर्नशिप में जाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब आई हैव सीन दैट एवरेज पैकेज जो उनका रहता है ना 10 से 12,000 स्टाइपेंड के वे में मिलता है। वेरी वेरी मतलब लाइक बिग रेप्यूटेड कंपनीज, टाटा का हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, देन एक्सेंचर हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, पिडलाइट लिमिटेड हो गया, जहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, शॉपर स्टॉप है, जहां पे हमारे कैंडिडेट्स है एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय आवर कैंडिडेट। मतलब जो ऑलरेडी आर्टिकलशिप में है वो, मतलब उनके सीनियर्स खुद बोलते हैं तेरा कोई दूसरा फ्रेंड तेरी क्लास से आ रहा होगा तो यहाँ पे बताना, हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो ऐसे एक एडवांटेज मिलता है गुड प्लेसमेंट्स का, जहाँ पे हमको एक हैंडफुल अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है। देन सबसे डिफरेंटली एक पॉइंट यही है, बाकी सब क्लास में भी लाइक कोई बिजनेस के वे में चलाते हैं, यहाँ पे जो ओनर्स है दे आर ओनली टीचिंग, दिस क्लास इज टोटली मैनेज बाय फैकल्टीज। एंड जो हम नॉर्मली देखते हैं, फैकल्टी कोई क्लास में पढ़ा रहा है, इन बिटवीन छोड़ के चला गया, दूसरी क्लास ज्वाइन कर ली, कहीं और चला गया, हमारा पोर्शन बीच में लटक गया, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी फैकल्टीज मेरे साथ एसोसिएटेड है, सिंस पास्ट 13 years वी आर वर्किंग एज अ टीम,
अर्लियर वी यूज्ड टू टीच इन सम अदर क्लासेस. 2013 से हमने जब से नॉलेज एक्सप्रेस स्टार्ट किया है, ऑल दीज फैकल्टीज आर सेम फॉर यू. कोई भी फैकल्टी चेंज नहीं होगा. दैट इज योर कंसिस्टेंट टीम तुम्हारे सामने रहेगा. सो ये बेसिकली एडवांटेज है, हाउ वी डिफरेंशिएट आवरसेल्फ विद द अदर्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डाउट रहता है जो मैंने पहले से क्लियर कर दिया. नाउ इन पर्टिकुलर अभी तुमको कुछ भी डाउट है तो यू आर फ्री टू मतलब आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट जो भी तुमको है, एनीथिंग, कोई भी चीज से रिलेटेड.